हेलो मैम। आपको हमारे लव हिज कैंसर और जेनॉन को मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। मेरा नाम जस्टीना है। मैं जेनॉन को से हूँ। ये हमारा कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक है जहाँ हम स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं जो जिन्होंने कैंसर को एज अ पेशेंट या फिर केयर गिवर या फिर एक सर्वाइवर होके कैंसर से लड़े हैं। और ये सीरीज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम हमारे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज हमारे पेशेंट्स जब भी इनको सुनते हैं, ये कैंसर जर्नी सेशंस को सुनते हैं, वो कहते हैं कि इससे वो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, होप मिलता है कि दूसरों का स्टोरी सुन के कि अगर वो ये कैंसर को डिफीट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने आज के कैंसर हीलिंग जर्नी सेशन में आपने ज्वाइन हुए। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैंसर कैसे स्टार्ट हुआ। थैंक्स जस्टिना। पहले तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू लाइक फॉर हैविंग मी हियर। और आई वुड रियली लव टू शेयर माय जर्नी विद द पीपल, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस टाइप से जिस तरह से इस पूरी कैंसर जर्नी में मैंने बहुत सारे हर्डल्स फेस किए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। हर कोई करता है ये सारी चीजें, तो मैं कैसे उन चीजों से बाहर आई, तो हो सकता है थोड़ा बहुत 1% लोगों को भी अगर मैं थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं, थोड़ा सा मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे 2 साल पहले रेक्टम कैंसर डायग्नोस हुआ था। एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग ऑन माई ओन वेबसाइट। आई हैव स्टार्टेड अ वेबसाइट। काफी अच्छा चल रहा था सब कुछ। वी वर प्लानिंग कि उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। वी वर प्लानिंग टू हायर सम न्यू पीपल। बट तभी मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहने लगी। फिर कुछ भी, जैसे मैं घर का भी खाना खाती थी, नॉर्मल अगर मैं खिचड़ी भी खा रही हूँ तो भी पेट स्टोमक अपसेट हो जाता था, तो भी प्रॉब्लम होने लगती थी। फिर हम डॉक्टर से मिले, काफी आयुर्वेदिक दवाई वगैरह वो भी खाई। डॉक्टर से मिले तो उनका यही था कि नॉर्मल बाहर का खाना खाने से, थोड़ा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होने से ये हो गया होगा। बाकी मेडिकेशंस वगैरह वो लोग देते थे तो लगा के ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं हो रहा था। उसके अलावा और प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। जैसे थोड़े दिन बाद फिर स्टूल में ब्लड आने लगा। ठीक है, तो ब्लड आ रहा था। पहले वो बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं था, पहले कभी कभी आ जाता था। फिर वो ऐसे हो गया कि वीकली आ रहा है, फिर पहले मंथली आ रहा है, फिर वीकली आ रहा है, फिर वो रेगुलर काफी की रोज आ रहा है। जितनी बार भी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, हमेशा मुझे ब्लड आ ही रहा है। फिर ऐसा था कि मैं फ्रेश होने भी मतलब 3-3 4-4 5-5 बार जा रही हूँ दिन में। फिर डॉक्टर से हम लोग मिले, हमने बात की, तो वो बोले कि इट मे बी ड्यू टू पाइल्स, कि आपको शायद पाइल्स हो गए हैं और ये उसकी वजह से आपको इश्यू हो रहा है। उन्होंने पाइल्स की दवाइयां दी। तो स्टार्टिंग में लगा कि थोड़ा सा फायदा हो रहा है, लेकिन फिर कुछ मतलब दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि फिर ये भी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जैसे मैं फ्रेश होने जा रही हूँ तो मुझे पेन हो रहा है, मुझे एक ना रुकावट सी फील होने लगी थी कि कुछ तो है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो है अंदर, जो मतलब जो मैं ठीक से स्टूल पास नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला, मैंने उन्हें थोड़ा सा कंसर्न रेज किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिस इज रिलेटेड टू कैंसर, कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने कैंसर पे काफी कंटेंट लिखा था पहले। मैं आई वॉज वर्किंग फॉर अ मेडिकल टूरिज्म कंपनी, तो उनके लिए मैं कैंसर पे कंटेंट लिखती थी। तो मुझे लगा क्योंकि काफी सिम्टम्स ना वो मैच हो रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक तो तुम्हारी एज नहीं है अभी, दूसरा तुम स्मोक, उन्होंने मुझसे पूछा कि स्मोक करते हो क्या, मैंने कहा नहीं, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करती मैं, ड्रिंक वगैरह भी नहीं करती हूँ। फिर बोले कि एज भी नहीं है तुम्हारी, फिर बोले कि ज्यादातर ये ना मेल्स में होता है, तो वो भी नहीं है। तो उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोग भी मतलब एश्योर हो गए कि हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। फिर उन्होंने पूछा कि वेट तो नहीं कम हुआ है, मैंने कहा नहीं, वेट तो और बढ़ ही रहा है,
वेट तो कम नहीं हुआ है, वेट तो ज्यादा ही होता जा रहा था। तो फिर उस टाइम पे तो ठीक है, हमने वो छोड़ दिया वहीं पे कि चलो ठीक है नॉर्मल पाइल्स वगैरह होंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, तब हम फिर से डॉक्टर के पास गए। हमने उन्हें बोला कि आप एक बार देख लो कि अगर ऐसा कुछ टेस्ट होता है कि वो अंदर देख सकें कि क्या है, क्योंकि मुझे वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा फील होने लगा था। मतलब मुझे मैं आई ऑलमोस्ट मतलब मैं रोने लगी थी जब मैं जाती थी वॉशरूम, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता था। तो फिर और एक हर वक्त एक सेंसेशन सी रेक्टम में फील होती रहती थी। तो हमने वो शेयर किया, फिर डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी कराया। फिर कोलोनोस्कोपी में उन्हें कुछ अननेचुरल ग्रोथ मिली अंदर। फिर वो उन्होंने पीस लिया, उसका बायोप्सी करी। फिर उन्होंने वो भेजा, तो उस टाइम पे फिर पता चला कि हाँ ये एडेनोकार्सिनोमा है, इट इज लाइक कैंसर ही है। तो फिर था, तो इनिशियली तो वी वर लाइक कि क्या हो गया, कहाँ पे तुम क्या क्या सोच रहे थे, और अभी एकदम से लाइफ वाज लाइक टर्न्ड अपसाइड डाउन। अच्छा, तो हाँ मैम, आपने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो हाँ, आपको कोई तो आपको कोई फैमिली हिस्ट्री था वैसे कैंसर? नहीं फैमिली हिस्ट्री तो कुछ नहीं था, कभी मैंने नहीं सुना कि फैमिली में किसी को हुआ है, कुछ भी नहीं था ऐसा तो। अच्छा, तो आपको जब सडनली आया तो आपको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हुआ होगा, क्योंकि आपका इतने सारे प्लान्स थे, और आपको इतना एज भी नहीं हुआ था। आप कितने साल के थे? अभी आई एम 32, उस टाइम पे तो नहीं, अभी 31 32 की हो जाऊंगी। उस टाइम पे आई वाज 29। ओके। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा, मैम आप कुछ बोलना चाहता है? नहीं नहीं। तो जैसे आपने कहा कि आपके फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लाइक किसी को भी कैंसर नहीं है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन और आपके परिवार ने इसको कैसे लिया, ये खबर को? एक्चुअली जब ये पता चला ना, जब वो जब बायोप्सी के लिए उन्होंने पीस ले लिया था, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। हम लोग काफी दिन से घर पे नहीं गए थे ड्यू टू कोविड। तो उस टाइम पे थोड़ा कोविड में थोड़ा सा ठीक हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम घर चले जाते हैं। तो हस्बैंड अपने घर गए थे, मतलब मेरे ससुराल, और मैं मायके गई थी। तो ऐसा था कि जब वो बायोप्सी की रिपोर्ट आई ना, तो मैं अपने घर पे थी और हस्बैंड अपने घर पे थे। तो सडनली ये था हमारा कि एक वीक हम रहेंगे घर पे, उसके बाद हम गुड़गांव जाएंगे। बेसिकली वी लिव इन गुड़गांव। तो ये था कि हम उसके बाद गुड़गांव जाएंगे। लेकिन हस्बैंड का अचानक से कॉल आई कि हम कल गुड़गांव चल रहे हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले कि नहीं कुछ भी नहीं, और चलते हैं गुड़गांव। तो मुझे ये आइडिया तो था कि हाँ कि मेरी रिपोर्ट आनी है एक दो दिन में। ये था कि एक वीक में आती है ना वो बायोप्सी की रिपोर्ट, तो मुझे ये था कि हाँ रिपोर्ट आने वाली होगी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मेरी रिपोर्ट आई क्या, अब तक क्या नहीं आई? तो बोले कि हाँ रिपोर्ट आ गई है तेरी। तो मैंने बोला, मैंने कहा मुझे भेज दो। तो मतलब मैंने पहली बार बोला तो हस्बैंड ने नहीं भेजी। फिर एक दो फिर मैंने बोला 3 4 घंटे के बाद, तो फिर भी कि हाँ हाँ भेज दूंगा। तो फिर मैंने मैसेज करके फिर से बोला, मैंने कहा यार भेज दो रिपोर्ट, मुझे भी थोड़ा सा मतलब वेट वो थोड़ा सा हो रहा था कि पता चले क्या है। तब हस्बैंड ने रिपोर्ट भेजी। तो जब रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे तभी मुझे थोड़ा सा लगा था, मैंने कहा कुछ तो प्रॉब्लम है कि रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। फिर रिपोर्ट भेजी, तो मैंने बताया था कि मैंने कंटेंट में काम किया है रिलेटेड टू कैंसर। तो जब मैंने रिपोर्ट में पढ़ा एडेनो कार्सिनोमा, तो मतलब मुझे तभी समझ में आ गया था कि हाँ दिस इज कैंसर। तो फिर मतलब एक बार को तो ये लगा कि मतलब क्या हो गया, क्योंकि उस चीज के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं क्या होगा। एक दो घंटा ऐसा था कि किसी को बताया भी नहीं था, मुझे और हस्बैंड को ही पता था बस। ये था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम से सब कुछ जैसे खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे। मतलब एक दो घंटा तो वो पूरा शौक में चला गया। उसके बाद एक दो घंटे बाद थोड़ा सा मतलब समझा मैंने कि अब ये चलो ठीक है, अब प्रॉब्लम आ गई है। तो मतलब फिर 2 घंटे के बाद फिर माइंड ना थोड़ा सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगा कि चलो अभी ठीक है, अभी प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब इसे हैंडल कैसे करना है, वो वो देखते हैं। तो फिर हस्बैंड को कॉल की मैंने।
हस्बैंड को कॉल की तो वो बोले कि हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा, तो इसलिए आप बोल रहे थे कि गुड़गांव चलना है? क्योंकि ये प्लान था कि वहां पे जाके किसी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हैं। तो हम लोग आ गए थे फिर नेक्स्ट डे गुड़गांव। हम लोग गए हॉस्पिटल। तो तब तक सिर्फ ये था कि हम दोनों को ही पता था। एंड नेक्स्ट डे जब हम लोग मिले तो वी वर वेरी लाइक पॉजिटिव अबाउट इट। हमें पता था उस टाइम तक, हमने ये सोच लिया था कि हमें पता है कि प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, बट हमें ये मिलके सोल्व करनी है। लाइक वी हैव टू कम आउट ऑफ इट जितना जल्दी हो सकता है, या फिर हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए। फिर हम लोग हॉस्पिटल्स जा रहे थे, काफी हॉस्पिटल्स में जाके हमने कंसल्ट किया। तो एक दिन मेरी सिस्टर, क्योंकि हम लोगों को ही पता था और किसी को नहीं पता था, 2-3 दिन बाद छोटे भाई को हस्बैंड ने बताया। क्योंकि वो उसने पूछा कि आप एकदम से अचानक से कैसे चले गए? तो घर वालों को तो हमने थोड़ा सा मतलब कर लिया था, इधर उधर की बात कुछ बना दी थी कि ऑफिस से कुछ काम आ गया था, मीटिंग था। लेकिन ये लगा कि चलो किसी को तो मतलब बता देते हैं, किसी के साथ तो शेयर कर लेते हैं। तो मेरा भाई है, उसे हमने बताया। तो उस टाइम तक उसका भी जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हम खुद को काफी पॉजिटिव कर चुके थे। तो जब हमने उसे बताया तो वो भी मतलब ठीक था। फिर एक दिन हम लोग हॉस्पिटल जाना था हमें। तो मैं, मेरी एक बड़ी सिस्टर है, मैं उससे बात कर रही थी। तो मैंने गलती से ये बोल दिया कि हाँ हमें ओंकोलॉजिस्ट से मिलने जाना है। तो उसे ये था कि वो समझ गई कि ओंकोलॉजिस्ट वो तो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, कि तुम्हें उनसे क्यों मिलना है। तो फिर उसे ही मतलब बताना पड़ा। तो फिर उसके साथ फिर छोटी सिस्टर को भी पता चला, क्योंकि वो रो रही थी एकदम मुझसे बात करके, बड़ी वाली सिस्टर। तो फिर छोटी सिस्टर उसने सुन लिया, उसने बोला कि क्यों रो रही है, तो फिर उसने उसे बताया। लेकिन तब तक भी मम्मी पापा को नहीं पता था। पापा को हमने बताया 3 मंथ्स के बाद, और मम्मी को तो मुझे लग रहा है 7-8 मंथ्स तक हमने मतलब बताया ही नहीं। क्योंकि हमें ये लग रहा था कि पता नहीं, पापा तो फिर भी चलो ठीक है, हमें ये था कि वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन मम्मी थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव होती है ना, तो मम्मी को तो हमने नहीं बताया। मम्मी को तो पापा ने ही बताया फिर बाद में, क्योंकि मम्मी बोलती रहती कि तुम लोग आ क्यों नहीं रहे हो, घर आ क्यों नहीं रहे हो, तो पापा ने उन्हें बताया। तो बाकी सबका प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मतलब हर बार मैं वॉशरूम जाती थी, मैं रोते हुए बाहर निकलती थी। और वो भी ऐसा भी नहीं था कि एक बार ही जाना है दिन में, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 बार, 6 बार ऐसे जाती थी। तो हर बार रोते हुए निकलना, प्रॉब्लम्स थी। पर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। मतलब इतना पॉजिटिव, जो आसपास का माहौल है वो इतना पॉजिटिव किया हुआ था सब लोगों ने। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई अगर बाहर से आएगा तो बिल्कुल ये नहीं बोल सकता कि हाँ इस घर में एक मरीज है, एक बीमार है जो मतलब ऐसी डिजीज के साथ लड़ रहा है। मतलब बहुत हैपनिंग, सब बहुत अच्छा माहौल था, सब लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे सब लोग कि हाँ, कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो मतलब बहुत सपोर्ट मिला है फैमिली का। तो शायद अगर वो लोग ऐसे ना होते तो शायद मतलब मैं ना होती। मतलब आई कैन बिल्कुल से। सही बोला मैम। फैमिली का, परिवार का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी कैंसर जर्नी में, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता है डील बिल्कुल। करना। और आपका नाम है ना, लव हील्स कैंसर। मैं आज सोच ही जी। रही थी कि बहुत ही रियलिस्टिक नाम है, क्योंकि इट इज एक्चुअली द लव जो हील करता है। क्योंकि अगर आसपास के लोगों का प्यार ना हो ना, अगर वो तुम्हें वैल्यूएबल फील ना कराएं, अगर वो ये ना फील कराएं कि हाँ हम तुम्हें प्यार करते हैं, यू आर नीडेड, हमें तुम्हारी जरूरत है, तो शायद कैंसर पेशेंट के अंदर भी वो खुद को ठीक करने वाली वो विल पावर वो ना आए। अगर उसे अनवांटेड फील होगा तो वो ठीक होने का सोचेगा ही नहीं, उसे ये लगेगा कि यार इन लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है। लेकिन फैमिली का जब वो प्यार मिलता है ना, जब वो लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, और जल्दी से मतलब वो तुम्हें दिख जाता है ना, परिवार में वो दिख जाता है कि ये लोग कितने परेशान हैं और ये लोग कितना बैडली चाह रहे हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो वो प्यार टचवुड मतलब बहुत रहा है हमेशा से। तो आपका नाम भी अच्छा है, लव हील्स कैंसर। जी मैम, ये सब आपने बिल्कुल सही बोला। लव ही है जो कैंसर को पार्शली हटा सकता है, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट के टाइम, क्योंकि उतना डिफिकल्ट
ये होता है ट्रीटमेंट के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको हुआ था कैंसर के टाइम पे, आपने लिया था? ओके, मैं आपको बताऊं, मेरा रेक्टम में था और जी। इट वाज ऑन पेपर स्टेज 4 कैंसर। तो ये लीवर में भी स्प्रेड था। लीवर में था, थोड़ा कम था, काफी कम था, पर था लीवर में भी। तो फॉर लीवर उन्होंने SBRT दिया था। ये रेडिएशंस थी, बहुत ज्यादा हाई रेडिएशंस थी, जिनके 5 सेशंस उन्होंने लीवर के लिए दिए थे। मेरा ट्रीटमेंट पूरा एम्स में हुआ है। एम्स NCI झज्जर है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। एम्स की ही ब्रांच है ये, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही है। तो वहां पे हुआ था। तो पहले तो उन्होंने SBRT दिया था लीवर के लिए, और रेक्टम वाले कैंसर के लिए उन्होंने 25 सेशंस ऑफ रेडिएशंस प्लस उसके साथ ही साथ उन्होंने ओरल कीमो दी थी। उसके बाद सर्जरी, और फिर उसके बाद फिर से कीमो। उसके बाद IV वाली कीमो भी हुई थी, और उसके साथ साथ ही ओरल कीमो भी उन्होंने दी थी। ओके, तो आपको आपका कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का प्लान था इस दौरान? एक्चुअली मैं ऑल्टरनेटिव का आपको बताती हूँ। जब हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे थे ना इनिशियली, तो हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। क्योंकि मैं नाम तो नहीं लूंगी, पर कई बार ऐसा फील हुआ कि मतलब जस्ट फॉर द मनी मेकिंग कुछ मतलब चीजें चल रही हैं। तो उस टाइम पे जैसे किसी ने बताया कि हाँ ऑल्टरनेट, कि वहां पे जाओ, वहां पे मतलब वो लोग भी ट्रीट करते हैं और काफी अच्छी रिजल्ट्स हैं उनके। तो हम लोग भी गए वहां पे, हमें फायदा लगा भी, काफी फायदा भी मिला। लेकिन हम लोग ये चीज जल्दी समझ गए थे कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अच्छा है, मतलब आप कर सकते हो, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव ही है। उसके साथ साथ तुम्हें जो एलोपैथी कि उस पे भी तुम्हें जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आयुर्वेद और जो ये होम्योपैथिक वगैरह ना, ये काफी स्लो प्रोसेस होते हैं। तो हम पूरी तरह से उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में, एक जगह से जैसे कीमो के टाइम पे भूख वगैरह लगनी बंद हो जाती है ना। तो एक जगह से है, मेरे हस्बैंड वो लेके आए थे एक दवाई, काढ़ा टाइप होता है। तो वो था कि वो कंटिन्यूसली वो सुबह शाम पीते रहने से मेरी भूख, उससे ऐसी बहुत ज्यादा भूख बंद नहीं हो गई थी। मतलब मुझे एलोपैथी पे मुझे कंप्लीट ट्रस्ट था कि हाँ, कि ये ही है जिससे मैं क्योर होंगी। लेकिन साइड के लिए, जैसे हम वैसे भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार हम होम रेमेडीज यूज कर लेते हैं ना। तो वो मेरे लिए ऐसे ही था कि होम रेमेडी है कि मुझे किसी चीज से मतलब मुझे भूख नहीं लग रही है, कोई चीज है हमारे पास ऐसी जो मेरी भूख ठीक कर सकती है। तो वो बस मतलब ऐसे था। तो ट्रीटमेंट्स वैसे भी आसान नहीं होते, क्योंकि बहुत ही आपको पेन मैनेजमेंट होता है, बहुत ही आपको पेन होता है उस टाइम। मेंटली भी आप बहुत ही डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे एक दौरान में आपने इमोशनली और मेंटली खुद को कैसे हैंडल किया? एक्चुअली हाँ, आप सही बोल रहे हो कि मेंटली ना जो थॉट्स बहुत ज्यादा वियर्ड थॉट्स आते थे, बहुत ज्यादा। मतलब मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अगर घर में मेरे फोटोज लगे हुए हैं, तो कई बार मुझे ऐसा थॉट आता था कि यार मैं तो आई विल डाई सून, और ये तो मेरे फोटोज भी हटा देंगे घर से। या फिर कोई बोलेगा या फिर कोई बोलेगा कि फोटोज को देख देख के तुम परेशान हो रहे हो, कि ये फोटोज हटा के रख दो। मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे मुझे, ऐसे थॉट्स आते थे कि यार ये तो मेरी फेवरेट फेवरेट टॉप है, कि ये पता नहीं कौन ले लेगा। मतलब ऐसे 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 थॉट्स आते थे, बहुत वियर्ड, बहुत ही मतलब अजीब से थॉट्स थे ये। पर इन थॉट्स से बाहर आने में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। मतलब हमारा ये था कि हिज नेम इज अनुज। तो अनुज ने मुझे बोला हुआ था कि कोई भी तुझे थॉट आती है तो तू परेशान होने से बेटर उसे तू मेरे साथ शेयर कर लिया कर। तो मुझे कुछ भी थॉट आते थे, मैं कुछ भी नेगेटिव फील करती थी, तो मैं हमेशा अनुज के साथ शेयर कर लेती थी। मतलब वैसे तो देखा जाए, थ्रू आउट द जर्नी आई वॉज वेरी पॉजिटिव।
बट 3-4 महीने में एक बार एक दिन ऐसा आता था कि मेरा बहुत ज्यादा मतलब रोने का मन करता था, मैं बहुत ज्यादा डाउन फील करती थी, मैं ये क्वेश्चन करती थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो ऐसा आता था, कभी 3 महीने में, 4 महीने में एक दिन ऐसा होता था मेरे साथ। तो उस टाइम पे ये था कि हस्बैंड सारी चीजें छोड़ के, हस्बैंड को ये रहता था कि हाँ मतलब आज इसे मेरी जरूरत है। वैसे मैं बहुत सपोर्टिव थी थ्रू आउट द जर्नी। मतलब मैंने कभी खाने के लिए ऐसे नहीं किया कि ये मैं नहीं खा रही है, वो टेंट्रम्स जैसे होते हैं मतलब हो जाते हैं वो, क्योंकि यू आर फाइटिंग विद अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो वो बहुत मेंटली बहुत ज्यादा वीक फील करना, इरिटेटेड फील करना, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। पर मेरे अंदर ये काफी मतलब कम थी, मतलब हस्बैंड बोलते हैं, मम्मी वगैरह बोलते हैं कि मेरे अंदर ये थोड़ा सा कम था। क्योंकि एक तो मैं हमेशा से मतलब मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, मोटिवेशनल बुक्स, या फिर आई फॉलो सदगुरु, तो मैं काफी पढ़ती रहती हूँ। तो मैं उस टाइम पे भी मैं काफी मतलब पढ़ती रहती थी, तो मेरी जो थॉट्स है ना वो मैं हैंडल कर पाती थी ठीक से, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया है मैंने। बट अगर कभी होती थी मैं इरिटेट, तो ये लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते थे, तो वो सपोर्ट रहा है। फिर दूसरा बुक्स का मुझे काफी सपोर्ट रहा है, मतलब मैं ये सोचती थी कि चलो मैं और कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं मतलब पढ़ लेती हूँ, कुछ पढ़ लेती हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट रहा है। इसके अलावा नेचर, मतलब मैंने पहले कभी इतना नेचर के क्लोजनेस नहीं फील करी, लेकिन मैं सुबह शाम, यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो सुबह शाम वहां पे जाती थी, आराम से मेडिटेट करती थी बैठ के, और सुबह को मेडिटेशन करती थी, शाम को वॉक करने जाती थी। तो नेचर ने भी मुझे काफी मतलब काफी हेल्प की है। मुझे ऐसे लगता था कि मतलब कितना अच्छा है सब कुछ, मतलब मुझे प्लांट्स के साथ भी एक वो कनेक्ट सा फील होता था। तो नेचर ने मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बीमार हूं तो नेचर के पास वो सब कुछ है जो मुझे हील कर देगा, तो मैं नेचर से रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज हेल्प मी, और मैं सिचुएशन में हूँ ऐसी। तो नेचर ने भी मतलब मुझे पता है कि बहुत हेल्प किया है। तो यही 2-3 चीजें थी जिन्होंने काफी सपोर्ट किया है। तो आपने बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि कैंसर का जर्नी इतना टफ होता है कि उसमें भी खुशियां ढूंढना बहुत मुश्किल है। और आपने तो कनेक्ट करना अपने नेचर के साथ कनेक्ट, वो हमें एक अंदर से हीलिंग आती है कि हाँ हाँ हमें जी, नेचर हील कर रहा है। बिल्कुल। तो और मैंने जैसे खाली टाइम होता था मैं प्लांट्स लगाने लगी, तो मैं अपना ज्यादा टाइम में उधर स्पेंड करने लगी कि मैं प्लांट्स लगा रही हूँ, उनकी केयर कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, और मैं वो सारे काम करती थी। बहुत अच्छा मैम। तो आपने क्या बोलते हैं, हमारा जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे डाइट प्लान या फिर और कुछ आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा कैसा और कौन सा लाइफस्टाइल चेंजेस आपके कैंसर ट्रीटमेंट में हुआ और जो आप अभी भी फॉलो करते हैं? ओके, एक तो हाँ काफी चेंजेस हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पहले से ही ना डॉक्टर्स, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को ज्यादा विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा था कि मुझे हो सकता है कैंसर, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी मैं पहले से। मतलब फ्रूट्स बहुत ज्यादा थे डाइट में, बहुत ज्यादा ऑयली तला भुना वो सब नहीं खाना, वो पहले से ही था। तो उन लोगों को लगता था कि नहीं तुम्हारी डाइट भी इतनी अच्छी है, फिर तुम्हें मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमें लगा कि शायद दैट वाज नॉट इनफ। इसके लिए हमने बाद में थोड़े से चेंजेस किए, जैसे अभी हम लोग फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं। मतलब हमारी डाइट का आप ये लगा लो कि 40-50% अभी फ्रूट्स हो गए हैं। इसके अलावा फ्रूट, घर पे बना हुआ फ्रूट जूस हम लोग अभी डेली पीते हैं, मतलब मैं भी और हस्बैंड भी, हम लोग पीते हैं। इसके अलावा हम लोग सुबह उठ के नीम और हल्दी की गोली खाते हैं डेली। वो हम लोग रात को बना के रख देते हैं और सुबह ल्यूक वार्म पानी के साथ में हम उसे खाते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन जैसे मैं पहले भी करती थी, लेकिन अभी थोड़ा और, मतलब अभी पहले ऐसे होता था कि छोड़ देते थे कभी, मतलब पहले वो प्रायोरिटी नहीं था, है ना, कि टाइम मिला तो कर लिया, और अगर
नहीं मिला तो नहीं कर रहे, लेकिन अभी वो प्रायोरिटी है। क्योंकि काफी अभी भी, जैसे मैं आपको मेरी सर्जरी का बताऊं तो इट वाज नॉट अ नॉर्मल सर्जरी। रेक्टम कैंसर था, स्प्रिंटर वाज इन्वॉल्व। तो उसमें क्या हुआ था, एपीआर किया है उन्होंने, एब्डेनो पेरिनियल रिसेक्शन। उसमें क्या है कि मेरा जो कोलन है दैट इज परमानेंटली रिमूव्ड, और एक्सक्रेशन के लिए स्टमक के लेफ्ट साइड में एक स्टोमा बनाया हुआ है, वहां से मतलब आई कैन पास दिस स्टूल। एक्सक्रेशन के लिए वो प्रोसेस है, तो वहां पे एक बैग लगा होता है, तो वो है। तो सर्जरी मतलब ये एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग गया था, क्योंकि मतलब दिस इज, ये खुद में एक कॉम्प्लिकेटेड सा लगता था। अभी तो 1 साल हो गया सर्जरी तो अभी तो लाइक आई एम यूज टू इट। अभी तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पर इनिशियली बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ऐसी फीलिंग्स आती थी कभी कभी तो कि पता नहीं सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, पता नहीं लोग लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरी मजाक बनाएंगे, मतलब ऐसा होता था। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो लाइक आई एम आउट ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ थॉट्स। तो ये था, सर्जरी भी नॉर्मल नहीं थी, तो वो भी थोड़ी सी चीजें होती थी, तो उसमें मेडिटेशन ने काफी हेल्प की है मेरी अभी भी, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि अ, हम अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, जब तक कि कुछ हमारे साथ ऐसा बड़ा नहीं हो जाता ना, तब तक हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता। लेकिन अभी तो मतलब काफी इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं, मेडिटेशन और एक्सरसाइज अभी ये जरूरी है। ओके मैम, तो आपने बोला कि ये आपके लिए एक सीख जैसा है, क्योंकि आपको अभी लाइफ और आपने बोला कि आपने बहुत कुछ सीखा इससे, जैसे आपको लाइफ की इम्पोर्टेंस आपको समझ आया, आप नेचर से कनेक्ट हुए, आपने खुद को और टाइम देना स्टार्ट किया, तो आप इसे एक सीख बोलते हैं। तो आपको इस कैंसर जर्नी में ऐसा कौन सा टॉप 3 आपको लर्निंग्स मिले? ओके, अगर मैं लर्निंग्स की बात करूं तो सबसे पहले तो यही है कि आजकल हम, जैसे मेट्रोज की बात करें तो हम लोग पैसे के पीछे काफी, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी, मतलब वो 9 to 5 जॉब, उसके बाद मुझे अपना भी स्टार्ट करना है। तो मैंने मतलब एक तरह से देखा जाए तो मनी ओरिएंटेड ज्यादा हो गई थी मैं, और मैंने अपनी हेल्थ को मैंने पीछे रख दिया कि नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। तो पहली लर्निंग तो ये है कि सबसे जरूरी हेल्थ ही है। अगर उसके लिए तुम्हें कुछ काम छोड़ना पड़ रहा है, तुम थोड़े पैसे कम भी कमा लोगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो वो है कि हेल्थ इज वेल्थ, दैट इज कंप्लीटली ट्रू, है ना। दूसरी अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, अगर फैमिली नहीं होती साथ में। जैसे मेरी मम्मा ने आके इतने दिन यहाँ पे, वो 1.5 साल हमारे पास रही हैं, सिर्फ मेरा ध्यान रखने के लिए। और मेरा भाई बहन, मतलब एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव। तो फैमिली इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे पहले अगर कोई है अपने बात, तो वो फैमिली ही है। बाकी चीजों को, काम को, वो अलग है। मतलब अगर तुम ठीक खा रहे हो, तुम ठीक पहन रहे हो, ठीक रह रहे हो, तो वो जरूरी है। इसके अलावा हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, अगर उसके बाद तुम ज्यादा कमाने का सोच रहे हो, तो मतलब दैट इज रॉन्ग। हेल्थ और फैमिली पहले है, उसके बाद अर्निंग्स। ये सीखा है मैंने। उसके बाद ये भी है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेचर को बात करें, आजकल हम लोग नेचर को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लाइक अगर मैं हेल्थ की भी बात करूं तो हम जिम में जाना प्रेफर करते हैं। हम जिम में जाके रनिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पार्क। तो नेचर से जो कनेक्ट है ना हमारा, वो हटता जा रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने वो सीखा है कि
वो बहुत जरूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट रहना। ओके, तो मैम आप बता सकते हैं कि आपको एक मैसेज जो आपको आप देना चाहते हैं कैंसर पेशेंट्स, सर्वाइवर्स और केयर गिवर्स को जो आपको सुन रहे हैं। ओके, कैंसर पेशेंट्स के लिए तो मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि नेवर लूज होप, क्योंकि होप ही एक ऐसी चीज है दैट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन। लेकिन अगर आपने होप ही खत्म कर दी तो फिर तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि माइंड में कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी वियर्ड थॉट्स आती थी मुझे, कि माइंड में कुछ भी आ सकता है। हमेशा किसी ऐसे पर्सन के साथ वो चीजें शेयर करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें जज भी नहीं करेगा और तुम्हें हेल्प करेगा उस चीज में। तो अपने अपने मन में मत रखो ये चीजें, क्योंकि मन में रख के वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। तीसरा, मेडिटेट, कि मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब इतनी डेडली डिसीज के साथ फाइट कर रहे हैं तो माइंड में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, है ना। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम खुद से थॉट्स का फिर एनालाइज कर पाते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है। क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम डीपली सोचते हैं, तो उस टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये थॉट्स नहीं आनी चाहिए, या ये थॉट्स ठीक है या ये थॉट्स ठीक नहीं है। फिर दूसरा ये भी है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें नेचर से भी हमें हीलिंग के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, है ना। फिर ये भी है कि हमें, हाँ ठीक है, एक दो पॉइंट और थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैम, जो आपने बोला वो आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत केयर, इम्पोर्टेंट है। हाँ सॉरी, केयर गिवर्स के लिए मैं बता रही थी। केयर गिवर्स के लिए ये है कि पेशेंट्स कई बार वो इरिटेटेड हो सकते हैं, है ना। लेकिन केयर गिवर्स को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हाँ, अगर ये इरिटेटेड है तो उसके पीछे कोई रीजन है। तो केयर गिवर को कूल रहना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें ध्यान से सुने, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये भी है कि घर में, जैसे मैंने बताया, एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि उसे ये ना लगे पेशेंट को हर वक्त कि ये लोग तो मेरे पीछे ही सब लोग, मतलब उसे बुरा ना फील हो कि ये सब लोग तो मेरे पीछे ही लगे हुए हैं, अपना कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब काम ऐसे ही वो चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई कुछ कर नहीं रहा है, हर कोई, मतलब वो हर कोई वो सैड सा ही फेस बना के हर वक्त बैठा हुआ है। तो वो नहीं, जो नॉर्मल काम है, जो रेगुलर काम है, वो सब चलते रहने चाहिए। फिर जैसे छोटी छोटी, ये अगर कैंसर की बात करें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को एज अ बिग प्रॉब्लम ना सोच के, एक इस प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं कीमो की टाइम का आपको बताती हूँ, भूख लगने में हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कैंसर है। कैंसर मतलब हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने की कोशिश करते थे। जैसे अगर मुझे भूख नहीं लग रही है तो हमारा फोकस यही रहता था कि हमें, कि मुझे भूख कैसे लगेगी, अगर मुझे वोमिट हो रही है तो ये है कि वोमिट कैसे ठीक होगी। बहुत ज्यादा फ्यूचर का या बहुत ज्यादा लंबा हम लोग नहीं सोचते थे। हमारा बस यही फोकस रहता था कि ये प्रॉब्लम है तो अब इससे कैसे बाहर आया जाए। जैसे जब पेन होता था तो वो इतना ज्यादा पेन होता था कि एवरी 4 आवर्स मुझे टेबलेट लेनी होती थी। और अगर वो थोड़ी सी भी देर हो गई, कि अगर पेन शुरू हो गया उसके बाद मैंने अगर टेबलेट ली, तो वो फिर बंद नहीं होकर देता था पेन, फिर वो बहुत ज्यादा होता ही रहता था। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता था कि हाँ, मैं वो टेबलेट कॉन्टिन्यूसली ले रही हूँ। फिर ये भी था कि एक वो काफी हैवी टेबलेट की थी कि वो तो 8 आवर्स में लेनी है। तो उसके लिए हस्बैंड ने ऑल्टरनेटिव देखा कि वो कोई होम्योपैथिक दवाई लेके आए कि 4 घंटे में ये ले लेंगे, उसके बाद 4 घंटे में फिर वो एलोपैथी वाली ले लेंगे, फिर वो टेबलेट ले लेंगे पेन किलर। तो ऐसे था, ऐसे सॉल्यूशंस देखते रहते थे। ओके, तो मैम आपने बोला कि ये आपका बहुत
आपने बहुत कुछ सीखा इस फेस में, ये जो कैंसर जर्नी था। तो अगर आपको ये एक सेंटेंस में सम अप करना है तो वो क्या होगा? ओके, एक सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो वो यही हो सकता है कि वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन द सिचुएशंस। हमें नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा, लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन व्हाट वी कैन कंट्रोल इज हाउ वी रिएक्ट टू द सिचुएशंस। कि रिएक्शन वो हमारे कंट्रोल में है कि किसी सिचुएशन को मैं कैसे ले रही हूँ। जी बस मैम, ये। आपने बिल्कुल सही बोला। तो मैम थैंक यू सो मच, आज के हमारे कैंसर हीलिंग जर्नी सेशन में आपने ज्वाइन किया और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही इंस्पिरेशनल था, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए और सारे सक्सेस के लिए। टेक केयर। थैंक यू थैंक यू। क्रिस्टीना। बाय मैम। बाय।